हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैपिड रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, ये वाला चैप्टर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, आपको भी मजा आएगा इसे पढ़ने में। देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है इसमें आपको बताया जाएगा व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, क्या क्या आपका प्रोटीन है, या फिर कोई अदर सब्सटेंस है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। क्या फीचर्स होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब हम उसे जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर हम कर चुके थे, अब जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसे हम देखने वाले हैं। तो ये होने वाला आपका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे हम डीएनए बोल सकते हैं कि डीएनए का आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे। हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे कि क्या उसके अंदर पाया जाता है, क्या बॉन्डिंग होती है, क्या क्या बेस पेयर्स होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन से साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या पाया जाएगा पहले ये याद रखना है। ठीक है, डीएनए के अंदर एक सुगर होता है जिसे राइबोस सुगर बोलते हैं या डीऑक्सीराइबोस सुगर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसे हम फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। तीसरा नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, देखो जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोस सुगर होता है, राइबोस लिख रखा है सॉरी, इसमें डीऑक्सीराइबोस होता है। कैसा होता है? डीऑक्सी। डीऑक्सी क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि इस वाले जो राइबोस सुगर के सेकंड कार्बन से OH ग्रुप हटा होता है, इसमें OH ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस सुगर। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो आप, P है आपके पास, OH 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 के 3 ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, जब हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा तो ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं आपके पास प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आपके कौन से हैं? आपके डबल रिंग वाले होते हैं, ये आपके डबल रिंग वाले होते हैं, डबल रिंग पाई जाती है। और पायरिमिडिन्स आपके सिंगल रिंग वाले होते हैं, पायरिमिडिन्स। ठीक है, ये आपके पायरिमिडिन्स हो गए जो कि सिंगल रिंग वाले होंगे। तो प्यूरिन्स एक जी हो गया, एडेनिन ग्वानिन, और जो आपका पायरिमिडिन है वो है साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, एक और होता है यूरेसिल, दैट इज प्रेजेंट इन दी आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है यूरेसिल। ठीक है, डीएनए के अंदर सिर्फ साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। समझ गए इतना? उसके बाद डीएनए जो है वो पॉलीमर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे बोलोगे? जो कि ये तीनों मिलके बनाएंगे उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। एक और होता है पॉलीन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है सुगर फॉस्फेट का मिलके बना होता है, न्यूक्लियोसाइड। देन अगर उसमें नाइट्रोजनस बेस आ जाए तो उसे बोलेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं किससे? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड जॉइंड बाय दी 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में अभी दिखाऊंगा मैं कि कहां पर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। देखो, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से 3 प्राइम टू 5 प्राइम। याद रखना 3 प्राइम टू 5 प्राइम डाइस्टर लिंकेज है फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फेट का और ईस्टर का। ठीक है, देन उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कैसा है इसमें देखो एक 5 प्राइम एंड होगा जो फ्री होगा। ठीक है, दिस इज 5 प्राइम एंड जो कि फ्री है, और एक आपका 3 प्राइम एंड जो होगा फ्री होगा। इसे 3 हाइड्रोक्सी बोलेंगे, इसे हम 5 फॉस्फेट बोलेंगे। जो 5th कार्बन पे मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप फ्री मिलेगा। ठीक है, और 3rd कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री मिलेगा। तो 3 प्राइम एंड एंड 5 प्राइम एंड ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ये है 5 प्राइम पे लगाइए, फॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फेट ग्रुप है। देन जो आपको ये रिंग वाला दिख रहा है, दिस इज द डीऑक्सीराइबोस सुगर। देखो C1 कार्बन है आपका, ये C2 कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, ये आपका डीऑक्सीराइबोस सुगर हो गया। देन ये हो गया आपके बेस। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड बनाया है मैंने, सिंगल स्ट्रैंड आपका फॉस्फेट और सुगर का बना है, फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट का आपका सिंगल स्ट्रैंड बना है, या फिर इसे बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए की
बैकबोन या सिंगल स्ट्रैंड किससे बना होता है, सुगर फॉस्फेट से बना होता है। दूसरा स्ट्रैंड भी सुगर फॉस्फेट से बना होगा, दोनों स्ट्रैंड, ये सुगर फॉस्फेट, ये सुगर फॉस्फेट, तो ये हो गए आपके बैकबोन ऑफ डीएनए। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ देगा, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो ये 3 प्राइम एंड है, इस पे 3 प्राइम एंड से आपका 5 प्राइम एंड एक बॉन्डिंग हो रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग बोलेंगे या लिंकेज बोलेंगे। और C1 कार्बन पे आपका क्या लग रहा है, आपका नाइट्रोजनस बेस लग रहा है। इस सुगर के साथ बेस जब बॉन्डिंग करता है तो कौन सा बॉन्डिंग करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग करेगा। तो C1 कार्बन पे आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होगी, ये भी आप याद रखोगे। कौन सी बॉन्डिंग होगी, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइको, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म्ड होती है जब C1 कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस लगता है, जबकि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आपकी फॉर्म होती है जब आपका 3 प्राइम 5 प्राइम पे फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग होती है। किसकी बॉन्डिंग है, ईस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें शुगर है, और फॉस्फो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉस्फोरस के साथ है, मतलब फॉस्फेट लिंकेज है। तो फॉस्फेट और ईस्टर की लिंकेज है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो। फॉस्फेट 5 पे होगा, ठीक है, शुगर के 5th कार्बन पे आपका फॉस्फेट लगा है, 3rd कार्बन पे आपका क्या है आपके पास OH ग्रुप है, OH से फॉस्फेट करेगा 5 प्राइम पे, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम आपकी बॉन्डिंग चलेगी इसमें। तो कैसे डीएनए के अंदर लिंकेज है, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, समझ के। नाइट्रोजनस बेस आपके कार्बन नंबर 1 पे जुड़ते हैं, जो आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर है, शुगर के कार्बन नंबर 1 पे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके डन, दो लिंकेज बता दी आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। देन हम स्टार्ट करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने आपका क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, इन 1953 में दिया था। किसके डाटा पे बेस्ड था ये, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ द विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन, ठीक है। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डाटा दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन से, और उसके बेस पे वॉटसन एंड क्रिक ने ये डबल हेलिकल मॉडल बनाया। साथ ही साथ कुछ डाटा चार्गास रूल का भी लिया गया था, चार्गास साइंटिस्ट थे, उनका भी बेस पेयरिंग का डाटा लिया गया था, जिससे डबल हेलिकल मॉडल बना, ठीक है। तो चार्गास ने क्या दिया था, देखो चार्गास की बात करते हैं, बेस पेयरिंग का इन्होंने रूल दिया है कि जो एडेनिन है उसका अमाउंट थायमिन के बराबर रहेगा, और जो ग्वानिन है उसका अमाउंट साइटोसिन के बराबर रहेगा, ठीक है। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करेगा थायमिन को, एंड ग्वानिन ज्वाइन करेगा साइटोसिन को विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एडेनिन थायमिन का डबल बॉन्ड होगा। जो एडेनिन और ग्वानिन का रेशियो है वो थायमिन और साइटोसिन के रेशियो के क्या रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन बटे में थायमिन प्लस साइटोसिन का रेशियो कितना रहेगा, 1 रहेगा। इट इज चार्गाफ रूल। तो चार्गाफ रूल को भी आप याद रखोगे। अगर आपको एक बेस पेयर पता है तो दूसरा बेस पेयर आप बता सकते हो, ठीक है। अगर मैंने एडेनिन आपको बताया कि एडेनिन 25 है, तो आप थायमिन बता सकते हो 25 है, ठीक है। तो 25 कितना होगा, 50 हो गया। बचा आपका ग्वानिन एंड साइटोसिन, दोनों बराबर बराबर होंगे, तो ये भी कितने होंगे, 25 एंड 25, ये भी 50 100 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं हम डबल हेलिकल मॉडल की। तो डबल हेलिकल मॉडल में इस तरीके से आपका 2 हेलिक्स को बना के दिखाया इन्होंने कहा जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होगा, और दोनों हेलिक्स राइट हैंडेड कॉइलिंग में क्या होंगे, राइट हैंडेड कॉइलिंग फैशन में अटैच होंगे, ठीक है। अब और दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे, एंटी पैरेलल इन नेचर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मींस जो एक स्ट्रैंड है उसके बेस पेयर अगर आपको पता है तो दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर आप बता सकते हो, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। 2 स्ट्रैंड होंगे राइट हैंडेड कॉइल में, आपके अटैच होंगे, एंटी पैरेलल नेचर के होंगे, ठीक है, और 1 इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अगर एक आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरा आपका क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ऐसे एंटी पैरेललिटी होती है, ठीक है। एक अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक है।
उसके बाद जो डीएनए है उसकी जो बैकबोन है शुगर फॉस्फेट की बनी है, बता दिया मैंने आपको। नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को ज्वाइन करते हैं आपके, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। ए हमेशा टी के साथ पेयरिंग करेगा, जी हमेशा सी के साथ पेयरिंग करेगा। ये यूनिवर्सल है, ये कभी नहीं बदलेगा। बस यही यही आपकी जेनेटिक या फिर आप बोल सकते हो जो आपका लैंग्वेज है आपकी, वो आपकी यही है। डीएनए की लैंग्वेज ATGC ही है। डीएनए अगर आपको पढ़ना है तो ATGC के उस पे ही पढ़ सकते हो। अल्फाबेट बस आपके A और T G C ही है, बस आप इसको ही पढ़ पाओगे और कुछ नहीं है इसकी लैंग्वेज, ठीक है। देन अगर इसमें बात करी जाए कि इसका 1 टन देखा जाए डीएनए का, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। जो इसका डायामीटर होता है इन दोनों स्ट्रैंड का वो फिक्स होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायामीटर है, ठीक है। तो 10 बेस पेयर 1 टन में पाए जाते हैं। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 बेस पेयर के बीच का, तो 10 बेस पेयर आपके इसमें पाए जाते हैं। टोटल लेंथ होती है एक टन की टोटल लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब 1 टन में 10 बेस पेयर होते हैं और एक टन की कितनी लेंथ होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप बोल सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे 0.34 नैनोमीटर या फिर आप बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बात है, सिंपल है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें 10 बेस पेयर हैं और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आप बोलोगे कि 34 टोटल है, 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, तो आपके 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा बिटवीन दी 2 बेस पेयर। समझ गए? अगर टोटल आपके 1 टन की लेंथ मैं बता दूं कि 3.4 नैनोमीटर है और 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो डिवाइड करके, तो 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर दोनों में आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए? तो ये आपका डबल हेलिकल मॉडल, जो कि किसने दिया था? आपका वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया था। और एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा लिया था विल्किन ऑफ फ्रैंकलिन का चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था। देन उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल डोगमा की, ठीक है। सेंट्रल डोगमा जो है वो फ्रांसिस क्रिक ने दिया और इसने बताया कि आपका जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इस यूनिडायरेक्शनल वे में क्या होती है? फ्लो करती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम दी डीएनए टू एमआरएनए, ठीक है। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा ये, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है आपका वायरसेस। वायरसेस में ये बाई डायरेक्शनल होता है। उसमें क्या होता है? एमआरएनए से डीएनए बन जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो देखो, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। देन डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। देन एमआरएनए से आपका प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। यही बेसिस है आपका जेनेटिक्स का कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। ये आपका क्या है? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया जो एग्जाम में आता है। एग्जाम वाइज देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बहुत लंबा डीएनए है, कैसे एक सेल में रहेगा, तो उसकी पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। तो पैकेजिंग देखेंगे तो यूकैरियोटिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में तो आपको पता होगा कि जो डीएनए है वो कॉइल्ड होता है, साइटोप्लाज्म में नेक्ड पड़ा होता है। तो यूकैरियोटिक्स में हम देखेंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे है वो याद रखना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है इसमें क्या होगा? देखो, एक बेसिक प्रोटीन होगा, ठीक है। एक बेसिक प्रोटीन के अराउंड आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या होगा? रैप्ड होगा, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन
पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म द स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है आपका पहले, ठीक है। तो पहले हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं हम। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है जिसे हम हिस्टोन बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर है। ये क्या है आपका? हिस्टोन ऑक्टामर है। अब हिस्टोन प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? देखो, हिस्टोन प्रोटीन में H2A पाया जाता है, H2B पाया जाता है, H3 पाया जाता है, H4 पाया जाता है, और ये पेयर में होते हैं, मींस 4 ये रहे और 4 इसके पीछे होंगे, तो 8 हो गया। 8 को ही बोलते हैं ऑक्टामर, ठीक है, 8 को ही बोलते हैं ऑक्टामर, इसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और एक और पाया जाता है H1, ठीक है, जो कि ऑक्टामर में नहीं आता, तो ये बाहर वाला प्रोटीन है। तो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, तो डीएनए इसके चारों तरफ क्या होता है? रैप्ड हो जाता है। और जो ये H1 है ये लिंक करता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम में, ऐसे न्यूक्लियोसोम 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 मिलके पॉलीन्यूक्लियोसोम की एक चेन बना देते हैं, ठीक है। तो देखो, एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसके अंदर 200 बेस पेयर पाए जाते हैं, और इसका टर्न कितना होता है? एक हिस्टोन के ऊपर कितना टर्न होगा? एक सही 3/4, ठीक है। 1 आपका कंप्लीट राउंड होगा, एक कंप्लीट आपका क्या होगा? फेरा होगा, और 3/4 टर्न, ठीक है, 3/4 टर्न और होगा, तो एक कंप्लीट राउंड और 3/4 टर्न और होगा। ये आपका न्यूक्लियोसोम में डीएनए रैप्ड होगा। देन न्यूक्लियोसोम जो होगा वो कंडेंस होगा। देखो, आपको एक मटेरियल दे दिया मैंने, न्यूक्लियोसोम, अब इसको आप और कंडेंस करोगे, जब कंडेंस करोगे तो क्रोमेटिन बनेगा, ठीक है। क्रोमेटिन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर सेल यूनिट, सेल साइकिल में, कि क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है, ये आपके थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अब क्रोमेटिन को और पैक्ड कर दिया जाए, कंडेंस कर दिया जाए, तो एक सोलेनॉइड बन जाएगा। क्रोमेटिन को और कंडेंस करने के बाद आपका सोलेनॉइड बन जाएगा। सोलेनॉइड की होती है सुपर कॉइलिंग, देन बनता है क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर से ही क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब हमारा मेटाफेज हो रहा होता है तब जाके आपके ये क्रोमोसोम आपको विजिबल हो जाते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? पैकेजिंग रहेगी, याद रखना। जो आपका डीएनए है वो 2.2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। एक सेल में जो डीएनए पाया जाता है 2.2 मीटर लंबा होता है, बहुत बड़ा डीएनए होता है, ठीक है। इतना लंबा डीएनए होता है एक सेल में कि हम यहां से लेके चांद तक इसे पहुंचा सकते हैं, इतना लंबा होता है। उसकी पैकेजिंग करना जरूरी है। हिस्टोन ऑक्टामर, इसमें प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो हेल्प करते हैं। अब एक बात और है, आपका क्रोमेटिन के टाइप होते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा, व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन, व्हाट इज यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होगा, डार्क स्टेन कर रहा होगा, ये इनएक्टिव जीन पाए जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन इसमें नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्टली ये क्या होगा? आपका इनएक्टिव होगा, जबकि यू मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। तो लूजली पैक्ड होगा ये यू क्रोमेटिन, लाइटली स्ट्रेन होगा, ये एक्टिव जीन पाए जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में आप एग्जांपल याद रखोगे, आप इसमें डिफरेंस याद रखोगे, एग्जाम में ये आ सकता है, तो नोट कर ले अच्छे से ये सभी चीजें। तो हमने इस वाले लेक्चर में देखा कैसा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से मॉडल दिया गया डीएनए का, और कैसे इसे पैक किया जाता है एक सेल में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तब तक पढ़ते रहे अच्छे से और नोट्स बनाए और रिवाइज करें। थैंक यू।